सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटीबीपी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट, 2 बार के जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है और 4 बार उन्होंने कुल कोशिश की है एवरेस्ट फतह करने की। और ऐसे हमारे बागेश्वर की एक धरोहर हैं जिनको कहा जा सकता है उत्तराखंड के एक विभूति हैं, और हम उनसे आज बातचीत करेंगे जिन्हें तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अभी रिटायर होकर बागेश्वर पहुँचे हैं और उनकी भविष्य की क्या योजना है, किस तरह से वो आगे काम करना चाहते हैं और समाज को अपने अनुभव का कैसे लाभ देना चाहते हैं। उनसे खुल के बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपको बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मिली, अभी आप रिटायर होकर बागेश्वर पहुँचे हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बायोडाटा जानना चाहूँगा। कहाँ के रहने वाले हैं, कितने संघर्ष के बाद इस मुकाम तक आप पहुँचे? जी, मैं ये कपकोट तहसील एक चचई ग्राम सभा है, नान चचई, उसका एक तोक शुम्योड़ा है। मूल निवासी शुम्योड़ा का हूँ। मेरे पिताजी लोहार का काम करते हैं, इसमें जो है लोहे का एक काश्तकार हैं। हम कारीगर लोग हैं, पहले से ही रोजी रोटी इस पे करते थे। हमारी घर की इतनी अच्छी हालत नहीं थी, माली हालत थी। मैं कम ही उसमें 20 साल की उम्र में मैं आईटीबीपी में भर्ती हो गया, और हमें ये कभी नहीं सोचा था कि एक स्पोर्ट्समैन के रूप में या हम आगे बढ़ेंगे फौज में। तो धीरे धीरे हम जब वहाँ पर गए, अपने लगन से, अपने मेहनत से, जो अनुशासन है फौज का उसमें रख के कार्य किया। और पहाड़ों के रहने वाले हैं, हमारा फिज़िकल फिटनेस अच्छी थी, तो मुझे माउंटेनियरिंग कोर्स कराया गया और उसमें अच्छी हमारी परफॉर्मेंस थी। और उसको देखते हुए मुझे प्रशिक्षक पैनल में आईटीबीपी का एक ओली जोशीमठ में एक ट्रेनिंग सेंटर है, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट नाम से, उसमें मैं कांस्टेबल से ही प्रशिक्षक के रूप में अलग अलग टेन्योर में 15 साल की सेवाएं मैंने दी है, जहां पर कई पर्वतारोहियों को आने वाले स्कीइंग को मैंने ट्रेनिंग दिया है। जो हमारे साइंटिफिक जो एक्सपीडिशन चलते हैं अंटार्कटिका वगैरह में, उसके भी अच्छे जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको भी हमने प्रशिक्षण दिया है। और उसी के बलबूते इस फोर्स में मुझे एक माउंटेनर होने के लिए कदम कदम पर मौके मिले, और मेरे साथ जो मेरी योग्यता है उसके अनुसार मेरे अधिकारियों ने, मेरे सहयोगी ने भरपूर कोशिश किया, सहयोग किया, और मैंने भी कोशिश की। और मैं हमेशा 91 में सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल पुलिस एक्सपीडिशन में भाग लिया था, और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिला। 2015 तक मैं माउंटेनियरिंग में एक्टिव रहा, और उसी का वो है। और इसमें मेरे घर वालों का योगदान भी है, मेरे क्षेत्र के कई लोगों का, यहाँ की मीडिया का भी मुझे बहुत बड़ा उनको श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने जब एक स्पोर्ट्समैन को उसकी हौसला अफजाई के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। जब मैं कहीं पर पीक करता था तो यहाँ मेरा नागरिक अभिनंदन भी हुआ है बागेश्वर में, तो इससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने के लिए मुझे ताकत मिली है। सर, जनरली पर्वतारोहण एक बहुत खतरनाक वाला शौक़ भी है और एक महंगा शौक़ भी है। तो ये बचपन से आपको इस तरह का शौक़ था, या फिर ये सेना में जाने या पैरामिलिट्री में आईटीबीपी में जब भर्ती हुए उसके बाद ये शौक़ ज़्यादा चढ़ा? नहीं, घर में तो हम लोग ऐसी दौड़ धूप, जैसे कि हमारी दिनचर्या है, गाय बच्चों के साथ जाना है, कभी जंगलों में घास घूस के लिए इसके लिए चले जाना। बाकी जो आईटीबीपी में जब भर्ती हुए तो आईटीबीपी ये पूरा जो तिब्बत चाइना बॉर्डर है, अभी तो इसका विस्तार होकर अरुणाचल चलेगी। पहले हिमाचल उत्तर प्रदेश होता था, और अभी उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख है, एवं ये अपना अरुणाचल तक फैल गई है। तो इसमें हमारा एक ट्रेनिंग का पार्ट है, और कड़ी ट्रेनिंग होती है आईटीबीपी में, बहुत ऊंचे दर्जे की। तो माउंटेनियरिंग में जब लोगों के एक्सपीडिशन होते थे तो उन लोगों को देखा हमने, पहले वाले लोगों को, तो उनको सम्मान के साथ जाते थे, किसी पीक को फतह करते थे तो उनका वेलकम बड़ा ज़ोरदार होता था। तो उससे हमको प्रेरणा मिली, क्यों न हम भी करें। इसमें हमें कोई खास कर अलग थलग कोई करने के लिए, बाकी जो सुख सुविधाएं हैं वो आपका कहना ठीक है, ये बहुत महंगा गेम है। तो फोर्स में ये चीज़ें, हमारी फोर्स की चूँकि पहाड़ों पर काम कर रही है तो उसके पास ये इक्विपमेंट होते हैं, तो वो उसके बलबूते जो मुझे ये मौका मिला। अगर मैं घर में यहाँ होता तो शायद मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाता।
मैं बता दूं दर्शकों को कि डिप्टी कमांडेंट हमारे हीरा राम जी जो हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कई मतलब उनका अगर हम प्रोफाइल पढ़ें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा सारा इंटरव्यू, मुझे लगता है कि सारा इसी में खर्च हो जाएगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहता कि अगर अब आप रिटायर होकर घर आ चुके हैं तो पूरे करियर को आप संक्षेप में अगर देखें तो कैसे अपने करियर को देखते हैं आप? कितने साल का करियर रहा आपका? तकरीबन अब 20 साल से 40 साल तक तो मैंने फोर्स में नौकरी कर ली है, तो उसमें तो हमें ये मौका नहीं मिलता था इतना। मैं अपना एक सौभाग्य समझता हूँ कि इसकी जो मुझे माउंटेनियरिंग का थोड़ा सा ज्ञान था, जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोकल इलाकों में जो हम पहाड़ों पर यहाँ रहते हैं, जब कई दैवीय आपदाएँ आती हैं, कई भूकंप हो या भूस्खलन हो और ये अपने एविलांचेज हैं, कई रेस्क्यू ऑपरेशन आपने केदारनाथ होकर देखा होगा, चमोली में भी कई हुए, तो उसमें हम लोगों को सहयोग करने का मौका मिला। यही हमारी ज़िंदगी इसमें ही पूरी चली गई है, लेकिन फौज में हमारी जो फोर्स है उसमें बड़ी सम्मानजनक नौकरी की है। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है और इस क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान में मेरी झोली में है। शायद बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कोई है कि नहीं है, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो ये अर्जुन अवार्ड के समकक्ष है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अब आगे की जहाँ पर बात है तो मुझे इसका नॉलेज है, तो थोड़ा सा टूरिज्म और कभी यहाँ पर ऐसी दैवीय आपदा आते हैं, कोई इस किस्म का ट्रेनिंग स्कूल एजुकेशन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, इस टाइप की एडवेंचर और सर्वाइवल टाइप की। क्योंकि केदारनाथ में जो हमारी त्रासदी हुई है उसको मैंने बहुत क्लोज देखा, उसमें लोग पैनिक हो गए, लोगों की जानें चली गई, जबकि वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कई साधन थे। वहाँ पर पानी थे, गुफाएं थी, लकड़ी थी, आग जला के एक ग्रुप बना के रखा जा सकता था। हमारे देश में नागरिकों को भी इसकी मुझे बड़ी कमी लगती है। मैंने अपने फोर्स में अपने अधिकारियों से बोल के उसका एक मॉड्यूल तैयार करके हमारे यहाँ ITBP में एक जंगल सर्वाइवल कोर्स शुरू हो गया है। इसी तर्ज पर थोड़ा थोड़ा जो है स्कूल्स कॉलेज में भी हमारा भारत का जो भूभाग है वो कई दुर्गम क्षेत्र हैं, हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए, उसको जानने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, दूसरों को मदद पहुंचाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ी राज्यों के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम रहते ही इसमें हैं, हमारा बॉर्डर एरिया है, सीमा क्षेत्र भी है, देश की सुरक्षा से जुड़ा भी है, और हमारी रोजी रोटी जो पलायन हो रहा है उसके लिए भी बाहर के लोगों को लाते हैं, गाइड का काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, जो सैलानी आते हैं तो उसमें कारगर होगा। जी सर, आपने बहुत सारे अवार्ड आपकी झोली में हैं, बहुत चीज़ें आपके पास हैं, बड़ी उपलब्धियां आपके पास हैं। कभी ऐसा भी एक मलाल रहता है लाइफ में कि अब रिटायरमेंट के बाद काश ऐसा भी हो जाता, किसी चीज़ का ऐसा मलाल हो? ऐसे तो आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। फिर भी एक पद्मश्री के उसमें दौड़ में मेरे डिपार्टमेंट ने काफ़ी किया था, उसकी रिकमेंडेशन गई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। चलो वो तो एक नागरिक सम्मान है, मैं तो संतुष्ट हूँ। इतना बड़ा जो एडवेंचर के क्षेत्र में मुझे मिला है तो उसी से संतुष्ट हूँ। अवार्ड तो कोई चलो एक वो है और लोगों के लिए मोटिवेशन है, बाकी इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपना आप को जो है संतुष्टि होनी चाहिए। मैं क्या करूँ, एक मानव के रूप में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं समाज में क्या कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ और दूसरों को क्या मदद कर सकते हैं, हमसे क्या सीख सकते हैं। बस ये मोटो एक रहता है। कहीं पर छोटा मोटा जो मेरे फील्ड का है अगर मैं किसी को दे पाऊँ तो मुझे उसमें बहुत बड़ी खुशी होगी। अब आप सर रिटायर हो चुके हैं, अब आपकी आगे की क्या योजना है? आपने जैसे पहले भी बताया था कि मेरी सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा करने की ज़्यादा इच्छा है, तो क्या राजनीतिक फील्ड में भी एक ऑप्शन बचा है कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकते हैं या सामाजिक में ही अपने को व्यस्त रखेंगे? नहीं, राजनीति से थोड़ा परहेज़ करना चाहूँगा, इतना हमें ज्ञान भी नहीं है और थोड़ा सा टच भी नहीं है, इसमें हो भी नहीं पाएगा कि हम एक उससे निकले हुए हैं, एक साफ सुथरे रास्ते से निकले हुए हैं। और जहाँ तक सामाजिक है, समाज में उसमें कार्य करना चाहेंगे। कहीं पर जैसे डिजास्टर होते हैं, यहाँ के बच्चों को आजकल सेना में भर्ती के लिए हमारे पहाड़ का बच्चा जाता है, दौड़ में फेल हो जाता है, नहीं दौड़ पाता है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसको गाइड करना है। उसको जो मैं बात कर रहा था, यहाँ के पहाड़ों में जो हमारा रहन सहन है वो अभी हम लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, घर से गाड़ी से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, वो फिज़िकल उसका कमज़ोर हो रहा है। भारत सरकार की अभी एक मिलेट फूड्स जो ये मोटे अनाज हैं उस पर हम
घूम के आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पैदा होता है, हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा खान पीन रहा है, उसी से हम बड़े हुए हैं। अब हमारे पीढ़ी जो अगली वाली है उससे दूर हो रही है, उसका फलस्वरूप जो है वो क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम स्कूल में कहीं पर फ्री में, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, अगर वो होगा तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। सर, पर्वतारोहण में एक वैसे महंगा शौक भी है, तो क्या पर्वतारोहण में यहाँ के युवाओं के लिए कितना स्कोप है, कितना स्कोप आप देखते हैं और क्या आप उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? इसमें महंगा तो है, आपका कहना सही है। अगर कोई सरकार की योजनाएं ऐसी होती हैं, उनको कोई डिपार्टमेंट उसको लेता है, किसी के साथ क्लब होते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कई बच्चे मैंने देखा है, एक एनसीसी के थ्रू गई है, यहीं गरुड़ की एक बिटिया है, एक बीएसएफ में गया है, केदार कोरंगा जी हैं, कई हैं। मौका मिलेगा तो ये हमारा एक ऐसा फील्ड है, ज़रूरी नहीं है आपने एवरेस्ट ही चढ़ना है, आपको ट्रैकिंग कर सकते हैं। पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा, काफनी, ये कितना खूबसूरत एरिया है हमारे यहाँ गाइड कर सकते हैं। कैंपिंग ग्राउंड होने चाहिए, जिस पर मैं बात कर रहा था। अब कभी जो हमारे यहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा, अगर वो इस तरफ थोड़ा कर रहे हैं। मुझे सुना कि पिंडारी ग्लेशियर में हमारे जो कपकोट के विधायक हैं वो इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और मैंने पढ़ा था एक दफ़े ट्रैक ऑफ ईयर घोषित किया गया था, वो मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगर ऐसी योजनाएं चलाते हैं तो हमारे बच्चों को जो है यहाँ का भी रोज़गार मिलेगा, और ये वैली जो है गुलजार हो जाएगी, हमारी पिंडारी वैली। सर, यहाँ पर आपने उनका जिक्र किया, 3 ग्लेशियर हमारे पास हैं, पिंडारी, काफनी, सुंदरढूंगा ग्लेशियर हैं, और भी ग्लेशियर इससे अलग जुड़े हुए हैं जैसे पिथौरागढ़ एरिया में। तो क्या आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं कि बागेश्वर में कोई ऐसी अकादमी चलाई जाए, कोई एकेडमी चलाई जाए पर्वतारोहण की, तो क्या उसको करना चाहेंगे? ये आपने मेरी दिल की बात कह ली। मैं इसको बढ़ाने के लिए बस मूलभूत जो चीज़ है, एक आपका पिथौरागढ़ में है, एक ढांचा यहाँ पर कपकोट एरिया में, बागेश्वर है, चाहे ये कौसानी भी एक बड़ा लोगों का फेमस जगह है, ये एक क्लब खोल दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ एक माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग का क्लब खोल दिया जाए, और उसको, हालांकि मैं इस एरिया को गया नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं विजिट करूँगा। विजिट करने के बाद मैं थोड़ा सा बताऊँगा कहाँ आपके कैंपिंग ग्राउंड हो सकते हैं, कहाँ से ट्रैकर्स जा सकते हैं, कहाँ स्कीइंग हो सकती है। ये अगर हो जाएगा तो यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, लोग यहाँ कोर्स करने के लिए आएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी डिज़ास्टर होता है उसके लिए भी काम कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को तो उसमें आगे आना चाहिए। ये मनाली और यहाँ गुलमर्ग में वहाँ के जो लोकल्स हैं, आज स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही लोग हैं। हमारे ओली के बच्चे भी जोशीमठ में, मैं वहाँ पर रहा, तो उनके नज़दीक अगर इंस्टीट्यूट है, वहाँ गढ़वाल विकास निगम का है, तो मेरे ख्याल से साहसिक पर्यटन को शायद ये कुमाऊँ मंडल विकास निगम जो है ये देखते हैं, और एक साहसिक अधिकारी भी बैठता है डिस्ट्रिक्ट में, ये उनका काम है। इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये ढांचे अगर बन गए तो कोई दिन दूर नहीं है कि ये बागेश्वर चमकेगा नहीं। और साथ साथ ही मैंने ये पहले भी कहा है कई जनप्रतिनिधियों से, एक भव्य म्यूजियम की स्थापना बागेश्वर के किसी भी क्षेत्र में, कपकोट में, ये गरुड़ बैजनाथ में, बागेश्वर, कौसानी, इस एरिया में होना चाहिए। जो हमारी पुरानी जो लाइफ स्टाइल थी, जो हमारी दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें थी, जो यहीं प्रोडक्ट होता है, उसको वहाँ पर वो करना चाहिए, संग्रहण करके उसको लोगों को दिखाना चाहिए, और उसकी उपयोगिता क्या थी, और उसका मेडिकल वैज्ञानिक आधार क्या था, क्यों हम फिट रहते थे, कैसे बनता था, रोज़गार भी मिलता था। तो ये चीज़ बहुत पिछड़ा हुआ आज तक हो जाना चाहिए था। व्यापारिक मेला खाली नाम लग गया है, और उसमें वो चीज़ अब झलक ना देखने को मिलेगी। हमारी पीढ़ी किताबों में ही और इसमें पढ़ती रहेगी, होता था। तो इस पर भी कार्य करने की ज़रूरत है। सर, अभी आप बातचीत में आपने बताई, अपनी चिंता भी जाहिर की कि हमारी युवा पीढ़ी जो है कमज़ोर होती जा रही है, खासकर वो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। आप भी उससे चिंतित हैं, हम लोग सब लोग इससे चिंतित हैं। तो कैसे युवा पीढ़ी को इससे बाहर निकाला जाए, क्या आपका योगदान हो सकता है, और क्या आप इन लोगों से अपील करना चाहेंगे? बस मेरा तो इससे यही है कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनके बीच में ऐसी, जहाँ पर भी कहीं मुझे मौका मिलेगा, कोई लेक्चर अगर मिलेगा तो वहाँ पर मैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ के लोगों को, जो उनके माँ बाप हैं, अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए
इससे कोई भला होने वाला नहीं है। आजकल देखा होगा लोगों के घर उजड़ गए हैं। यहाँ बागेश्वर में जिनकी जो आज बड़ी अच्छी स्थिति में होते, ज़मीनें बेच के दारू पी के वो उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और हमारे बच्चों का जो पिछड़ने का, जो एजुकेशन में कंपटीशन में पीछे नहीं हो जा रहे हैं, उसका भी मूल एक कारण रहा है जो हमारे नशे की उसमें है। नशा हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, खासकर हम लोगों की जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ के लिए नशा तो बहुत ही खतरनाक है। इस पर हमारा जो भी प्रशासन है, पुलिस है, जिसकी भी इनमें ड्यूटियां हैं, उनको कड़ाई से करना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, खाली एक आध कभी करना, इसको मतलब गहराई तक घुसना चाहिए। इसमें जो भी प्रशासन है, इसको खाली लिपापोती नहीं होनी चाहिए। ऊपर आज हमने 1 महीने में, 1 साल में एक जगह कुछ कर लिया कि हम इस पर अंकुश लगा रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपको इस पर बहुत गहराई से जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई काम नहीं है। आप जहाँ पर अच्छे बच्चे हैं उनका झुंड बनाइए, उनके लेक्चर दीजिए, और जहाँ पर आप ऐसे धंधे हो रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, प्रतिबंध लगाइए। कहाँ पर देना है, किस पर देना है, किसको आपने ये बार चल रहे हैं, कहाँ चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, इस पर थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारा उत्तराखंड के बच्चे जो है थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। फिजिकल में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा बच्चा एक्सीलेंट ही आने चाहिए यहाँ के बच्चे, लेकिन वो फेल हो जाता तो बड़ा दुख होता है। एक सर आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपना सारा जीवन लगभग चोटियों में और जंगलों में बिताया है, देश सेवा में बिताया है, तो जब आप वहाँ पर उन जगहों में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको परिवार छोड़ना पड़ता होगा, तो परिवार का इस आपकी सफलता में कितना योगदान है सर? इसके लिए तो मेरे लिए बयां करना बड़ा मुश्किल है। मैं छोटे कांस्टेबल से गया, मैं नीचे अपने इस फील्ड में इसमें शामिल हुआ था, तो हमारी आर्थिक स्थिति घर की आपको मैं पहले ही बताया कि उतनी अच्छी नहीं थी। छोटी सी तनख्वाह में अपने घर भी देखना है, अपना स्पोर्ट्स भी करना है, कभी लंबे लंबे समय तक हम विदेश चले जाना चाहे, विदेश मतलब नेपाल वगैरह में, तो बच्चों को संघर्ष करना पड़ता था। हमारे बच्चों को उस समय ये मोबाइल का ज़माना भी नहीं था। थोड़े से पैसों में उन्होंने घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ देखना है। तो मेरी वाइफ का, मेरे मदर फादर का और सबका हमारा, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता कि सब बच्चों को प्यार नहीं दे पाए हम ढंग से, उनकी देख रेख नहीं कर सका। हमारा फोकस वहीं रहा। अभी रिटायरमेंट हुई है, 4-5 दिन हो गए, तब मैं अपने घर में थोड़ा सुकून से देख रहा हूँ उनको। बाकी सब हमारी धर्मपत्नी हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे कि फोर्स में जहाँ तक मेरी सफलता है, तो उसमें उनका योगदान को मेरे मदर फादर जब बच्चे छोटे थे उनको देखते थे, फिर कुछ देर बाद मैं अपने साथ भी रखा बच्चों को, वहाँ भी उनका वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। बाकी एरिया में जो है बहुत सम्मान और स्नेह के साथ मुझे देखते हैं। मेरी यहाँ बागेश्वर क्षेत्र की जनता भी मेरा हौसला खूब बढ़ाया है, वो में मेरी ताकत रही है। थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत करने आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी। वैसे भी आप लोगों ने पहले भी हमारी काफ़ी हौसला बढ़ाया है, और कहीं पर कोई बच्चा भी और कोई भी निकलता है, ऐसी चीज़ों पर सामाजिक उसमें जो है असर पड़ता है। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और जो सच्चाई है, सच्चाई को आप सामने लाते हैं, और मीडिया का मतलब चौथा स्तंभ है। और हम लोगों का तो खैर हम कुछ नहीं है, एक छोटे से किसी फील्ड में एक्टिव है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और समाज के चारों तरफ जो है देखना, जो आपने मुझे सवाल पूछे उसमें आप लोगों का रोल है, जहाँ पर जो मिलता है उसमें सहयोग की आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थे ITBP के डिप्टी कमांडेंट, जो अब रिटायर होकर घर पे अपना सामाजिक जीवन जीने की इच्छा वो रखना चाहते हैं, और भविष्य में उनकी योजना है कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए और पर्वतारोहण के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को तैयार किया जाए ताकि वो विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर सकें। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।